वीकली करंट अफेयर डिस्कशन जनवरी के सप्ताह नंबर 4 के हमारे इस सेशन में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन 2024 के जनवरी मंथ से लेकर आज यानी कि जनवरी 2026 के चौथे सप्ताह तक अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए एक और वीडियो को हम कवर करेंगे जिसमें आपके 17th जनवरी से लेकर 23rd ऑफ जनवरी 2026 के अंदर जो भी ऐसे सवाल और न्यूज़ बनी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिए और अगर अपने किसी तैयारी करने वाले साथी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। तो लीजिए भी पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। क्वेश्चन में पूछते हैं एक नेशनल पार्क का नाम दिया है जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। उसकी लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य के अंदर है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पहले तो याद रखिएगा कि ये उड़ीसा राज्य के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर ये लोकेटेड है, लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 2750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर ये आपका स्प्रेड है। तो काफी बड़ा एरिया ही कवर करता है और इसका जो नाम है ना, यहाँ पर एक आपको ना सिल्क कॉटन ट्री नजर आता है जिसका नाम है सिमुल ट्री। इस पेड़ के नाम पर रखा गया है जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब है क्या ना, ये है तो नेशनल पार्क लेकिन ये मल्टीपल इंपॉर्टेंट स्टेटस अपने साथ रखता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क होने के अलावा ये टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसको आप प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम फॉर फ्लोरा एंड फौना के रूप में जानते हैं। तो याद रखेंगे ये वाली बातें। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये सिर्फ टाइगर के लिए नहीं है बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में ना मगरमच्छों की गणना करी गई और उन मगरमच्छों की गणना के अंदर इस आपके नेशनल पार्क के अंदर जो नंबर है ना, उसमें बढ़ोतरी देखी गई जो कि संरक्षण को एक प्रकार से सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक जो रोल है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। तो याद रखेंगे इन बातों को। तो सिंपलीपल जो नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन आपको ईस्टर्न घाट्स के अंदर उड़ीसा राज्य के अंदर नजर आएगी, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड या फिर जो साल ट्री फॉरेस्ट है उनको लेकर फेमस है। तो हमारे देश के जो भी ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से ये एक है जो कि 1973 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डिक्लेयर करे गए थे। तो लोकेशन फुल मांगकर इन्होंने पूछी थी। आंसर इसमें उड़ीसा रहेगा। चर्चा में इसलिए था क्योंकि मगरमच्छों की यहाँ पर अभी हाल ही में सेंसस कराई गई थी जिसमें उनका नंबर इंक्रीज हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कि इन्होंने टर्म दिया है दी रोबोट सिस्टम 15 यानी कि आरबीएस 15 हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये जो सिस्टम है ये किस देश के द्वारा विकसित करा गया है। अब पहले तो आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि ये जो आरबीएस 15 है ये है क्या। तो आरबीएस 15 है आपका रोबो सिस्टम 15 और ये एक फायर एंड फॉरगॉट एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, मतलब कौन सी मिसाइल? एक ऐसा मिसाइल है जो लक्ष्य पर छोड़ने के बाद खुद रास्ता खोजता है। समझ रहे हो? तो इसको डेवलप करा गया है एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, उसका नाम भी अगर आप याद रख पाए, उसका नाम है साब। साब बिफोर्स डायनामिक्स। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कौन सी कंपनी के द्वारा है, ये पूछा है कौन से देश के द्वारा डेवलप्ड है। तो जिस देश की ये कंपनी है उस देश को ये द्वारा ये डेवलप करा गया होगा। तो यहाँ पर स्वीडन की इस साब बेफोर्स डायनामिक्स का आपको नाम याद रखना है। एंटी शिप मिसाइल के रूप में जाना जाता है जिसको जो भी दुश्मन के जहाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करा जाता है। जो लैंड अटैक कैपेबिलिटी है उसमें ये जमीन पर भी टारगेट्स करने का अपने पास एक कैपेबिलिटी रखता है। तो सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसलिए ये आपकी चर्चा में है। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशंस है, इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट इतना कि ये किसके देश के द्वारा विकसित करा गया है वो हमें याद रखना है। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है? तो ये जो साब करके कंपनी है ना स्वीडन की, इन्होंने अपनी एबिलिटी को हाल ही में शोकेस किया। रशिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था ना, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो इनकी एबिलिटी है उसको इसने शोकेस किया
तो ये हमारे लिए चर्चा में बन गया और हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से देश के द्वारा विकसित है। तो स्वीडन की साब कंपनी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक नदी का नाम दिया गया है, नदी का नाम है फिंके रिवर, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया। ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है, यानी कि फिंके नदी जो हाल ही में समाचारों में रही, वो किस देश में स्थित है। तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली मानी जाती है आपकी ये फिक्के नदी, ठीक है। और इसको और भी मल्टीपल नाम से भी जाना जाता है। जो आर्नेट के लोग हैं उनके द्वारा इसको दूसरे नामों से जाना जाता है, बट हम यहाँ पर इसको फिंके रिवर के रूप में याद रखेंगे। तो लोकेशन इसकी सेंट्रल जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ये वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। लोकेशन हमसे पूछी है तो आपका यहाँ पर राज्य हो जाए, मतलब जो देश है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हुआ क्या ना, ये चर्चा में इसलिए थी कि मोस्ट ऑफ द ईयर यहाँ पर ना आपको स्कैटर्ड वाटर होल्स देखने के लिए मिलता है। ये इस रिवर का नेचर है, जो कि हैवी रेन के बाद है ना बहुत ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर हो जाती है। तो चर्चा में थी। अगर कल को आपसे ये पूछें कि ये आपकी चर्चा में थी, बताइए ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, या फिर अगर ये पूछ लें कि बताइए ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम पूरे विश्व का कौन सा है, तो आप उसमें इसी फिंके रिवर को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया को लेकर बातें हो रही है, बताइए लॉन्गेस्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है। एनीवन? तो याद रखेंगे मुरे डार्लिंग। मुरे डार्लिंग ये लॉन्गेस्ट रिवर है आपके ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वॉयेजर 1 इज अ स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो हुआ क्या ना, वॉयेजर 1 एक स्पेस प्रोब है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च करा गया था 1977 के अंदर। तो पहले तो नासा आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो मार्क कर देंगे, लेकिन जो ये स्पेस प्रोब है ना, वो बिना इंसान का एक अंतरिक्ष यान है जो कि वैज्ञानिक अध्ययन करने का काम करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनको एक्सप्लोर किया जाए। जुपिटर, सैटर्न, या फिर उनके जो मून्स हैं, उनकी जो रिंग्स हैं, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनको स्टडी करेगा। तो कई सारी इसके द्वारा अभी तक अचीवमेंट करी गई। एक सबसे दूर जाने वाला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट के रूप में आपका ये वॉयेजर 1 जाना जाता है। इसके द्वारा 2012 के अंदर एक इंपॉर्टेंट यू नो टारगेट अचीव किया गया। वो क्या था कि जो हेलियोस्फेयर है ना, हेलियोस्फेयर बोले तो जो सन की इन्फ्लुएंस बाउंड्री है, उसको इसने क्रॉस कर लिया था। तो इस प्रकार से ये उसको क्रॉस करने के बाद इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर एंटर कर गया, मतलब तारों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसमें इसने एंट्री कर ली। न्यूज में इसीलिए कि ये जो वॉयेजर 1 है ना, ये ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन के अंदर 1 लाइट डे डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पहुंच जाएगा। 1 लाइट डे। लाइट डे का मतलब पता है ना, कि डिस्टेंस जो कि ट्रेवल करी जाती है 24 आवर्स के अंदर, समझ रहे हैं, वो होता है लाइट डे। तो 1 लाइट डे डिस्टेंस का लगभग अगर आप अनुमान निकालोगे तो लगभग 25 या 26 बिलियन किलोमीटर पहुंच जाएगा ये। ओके। तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर हमसे इस तरीके से पूछ लिया कि कौन सी एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, तो याद रखेंगे इसको। अच्छा, इसके अलावा ना इसके बाद में एक वॉयेगर 2 भी लॉन्च करा गया। ये वॉयेजर जो 2 है, इसने यूरेनस और नेपच्यून को भी एक्सप्लोर किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसने कौन कौन से जो है प्लैनेट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द होम टू इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। अब इंडिया के अंदर ना इस प्रकार की मल्टीपल साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटेड या फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके पार्क को स्टैब्लिश करने या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने के सवाल ये चर्चा में रहता है। तो पहली चीज आप मुझसे यही पूछोगे कि ये जो सॉवरेन एआई पार्क है ये क्या है। इसका मतलब होता है इकोसिस्टम जहां पर डेटा, मॉडल्स, कंप्यूटिंग पावर, उनको फुली कंट्रोल करा जाता है विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट। यानी कि डेटा बाहर नहीं जाता, सुरक्षित और नियंत्रित रहता है। तो उसकी लोकेशन आपको तमिलनाडु के अंदर याद रखनी है यार, ठीक है।
तो एक इंडियन एआई कंपनी है जिसका नाम है सर्वम एआई। इस सर्वम एआई के साथ मिलकर इस सॉवरेन एआई पार्क को स्टैब्लिश करा गया है। इन्वेस्टमेंट बहुत मोटा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है और इवन जॉब्स लगभग 1000 से ज्यादा प्लस हाई स्किल्ड जॉब्स इसके अंदर क्रिएट हुई हैं। तो अच्छा, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि तो इसमें कर क्या रहे हैं? तो इसके अंदर ना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करी जाती है, सिक्योर डेटा सिस्टम्स पर काम करा जाता है, एआई बेस्ड रिसर्च लैब है वो स्टैब्लिश करी जाती हैं और इंडियन लैंग्वेज के एआई मॉडल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो एथिक्स की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, डेटा सॉवरेनिटी की बात करें, यानी कि डेटा पर देश का जो अधिकार है उसके ऊपर एक काम करेगा। तो तमिलनाडु के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। अब एक चीज मैं आप पर से यहाँ पर और पूछूंगा कि तमिलनाडु को लेकर एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए कि वो वाला राज्य जो कि लीडिंग राज्य है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर के अंदर, तो वो आपका तमिलनाडु रहेगा। बाकी मैंने ये सर्वम एआई की बात करी है, ये क्या है? एक इंडियन जनरेटिव एआई स्टार्टअप है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसकी हेल्प से इस सॉवरेन एआई पार्क को स्टैब्लिश करा गया तमिलनाडु के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ रेयर सबटेरेनियन एम्फीबियन स्पीशीज जिसका नाम है गैगनोफिस वाल्मीकि वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? हाल ही में खोजी गई दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति जेनेनोफाइसिस वाल्मीकि भारत के किस राज्य के अंदर पाई गई है? तो यार होता है क्या है ना, जो बायोलॉजी और बायोडायवर्सिटी है ना, उससे सवाल बनता है जहां पर डिस्कवरी और उनकी आइडेंटिटी के आधार पर चीजें पूछ ली जाती हैं। पहली चीज, ये जो आपकी नई स्पीशी है इसको खोजा गया है वेस्टर्न घाट्स के अंदर और इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ये रेयर एक भूमिगत उभयचर प्रजाति है, जिसका साइंटिफिक नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है। ये महाराष्ट्र के जो नॉर्थन भाग वाले पश्चिमी घाट है ना, वहां पर इनको पाया गया है। ठीक है। तो ये जो स्पीशी है वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर के नाम पर इसको रखा गया है, जो कि जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई है उसके पास में ही मंदिर पड़ता है, तो उसी के नाम पर इसको रख दिया है। तो हमसे इतना ही पूछ लेंगे कि भाई ये मतलब स्पीशी का नाम क्या है, या फिर ये जो स्पीशी पाया गया है ये कहाँ पर पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक नाम दिया गया है यहाँ पर आपको स्टेट का। स्टेट बोले तो जलडम्बुर मध्य है। नाम क्या है? डार्डनल्स। इसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया। अब इसकी लोकेशन बताइए कि ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है। स्टेट, स्टेट क्या होता है सबको पता है ना, ये आपकी दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को सेपरेट करने का काम करता है। तो वैसे ही ये एक डार्डानेल्स स्ट्रेट है, जो कि एक नैरो लेकिन एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य या फिर एक वाटरवे है, टर्की के नॉर्थ वेस्टर्न भाग के अंदर नजर आता है। तो लोकेशन आपको क्लियर हो गई कि लोकेशन कहां पर है। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है ये आपसे पूछ सकता है। तो मेडिटेरियन सी के कुछ भाग को ये कनेक्ट करता है किससे? सी ऑफ मरमरा से। सी ऑफ मरमरा से, ये करेक्शन आप लोगों को याद रखना है। तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए यही है कि जो एशिया का पूर्वी वाला भाग है उसको यूरोप से सेपरेट करता है, यानी कि एशिया यूरोप को अलग करने का काम करता है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो शिप ट्रैफिक है वो यहाँ पर प्रभावित हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक टैंकर इंजन फेल हो गया था। तो एक तेल टैंकर के इंजन फेल होने से यहाँ पर जहाजों का जो यातायात है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। तो याद रखेंगे टर्की इसकी लोकेशन हो जाएगी। दिस CSIR integrated skill initiative is a flagship program of which institution? CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव किस संस्थान का प्रमुख कार्यक्रम है? देखो नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि ये CSIR का है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। लेकिन है क्या ये CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव है क्या? तो ये एक फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम है CSIR का। तो रिसेंटली इसने लगभग 2 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया, अपने लगभग 5200 से ज्यादा जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स थे उनके जरिए। उद्देश्य इसका यही है कि जो साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्री नीड्स और एम्प्लॉयबल जो स्किल्स होती है ना, उनके बीच में जो ब्रिज होता है ना, उसको कंप्लीट करना। अभी कैसे काम करता है? तो इसमें जो स्किल डेवलपमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं ना, उसमें CSIR का जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज करके उस गैप को कम करना इसका उद्देश्य होता है। तो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी शोधकर्ता हो, कोई भी प्रोफेशनल्स हो, स्कूल्स के ड्रॉप आउट्स हो, IITI के जो डिप्लोमा होल्डर्स हो, किसान हो,
रूरल कम्युनिटीज हो, वो सभी इससे फायदा उठाता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करता है। CSIR का ये इनिशिएटिव था। उद्देश्य एंड बाकी की चीजें मैंने आपको बताई। एक नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, डिसोबेंड, अ डीप लर्निंग टूल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? डिसोबेंड नामक डीप लर्निंग टूल किस संस्था के द्वारा विकसित करा गया है क्या चीज ये? एक डीप लर्निंग बेस्ड टूल है जिसको डेवलप करा गया आपके, इधर गया, इसमें नहीं दे रखा, तो बायोलॉजिकल सेंटर है एक, NCBS उसको कहते हैं, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि TIFR के अंतर्गत काम में करता है। TIFR बोले तो आपका ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु है ना, इसके अंतर्गत वो काम करता है। कौन? NCBS बोले तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। अब आप बोलोगे कि ये जो डिसोबेंडे करता क्या है, तो ये आपका प्रोडिक्ट करता है। कैसे? कि भाई जो आईडीपीज है, व्हाट इज दिस आईडीपीज? ये होते हैं इंट्रिंसिकली जो डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स होते हैं, उनको बाइंड कैसे करना है उनके पार्टनर प्रोटीन पे, उसको प्रेडिक्ट करता है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा डीप चला गया, बट कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक डीप लर्निंग टूल है जिसको डेवलप किसके द्वारा करा गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बैंगलोर के अंदर आने वाले NCBC के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रूट विल्ट डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? रूट विल्ट रोग हाल ही में समाचारों में रहा, बताइए किसके कारक द्वारा ये होता है, चर्चा में क्यों है? या फिर एक सीरियस डिजीज जो कि कोकोनट के जो पाम्स है ना उसको प्रभावित कर रहा है, ये आपका एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपका बैक्टीरिया है, जिसको आप फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया कह रहे हैं। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो सीवियरली इम्पैक्टेड एरियाज हैं उसमें कर्नाटक के जो आपके कोकोनट पेड़ है, या फिर तमिलनाडु, केरला, ये वहां पर बहुत ज्यादा फैल रहा है। मतलब फेटल नहीं है, मतलब पेड़ों को मारता नहीं है, बट उत्पादन को कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा घटा देता है। तो पहली बार इसको लगभग 150 साल पहले आइडेंटिफाई किया गया था केरला के अंदर। और फिर उसके बाद जो आपके कीट वाहक होते हैं, यानी कि इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं, उनके जरिए, हवा के मूवमेंट के जरिए, या फिर जो कंटिन्यूस कोकोनट प्लांटेशंस होते हैं, उनकी वजह से ये आपका जो डिजीज है वो फैलता है। तो चर्चा में था। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमसे पूछा, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट अभी जीबीएस बोले तो गुलियन बेरे सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज क्लासिफाइड एट एज विच टाइप ऑफ डिजीज? जीबीएस यानी कि गिलियन बेरे सिंड्रोम जो हाल ही में समाचारों में रहा, ये किस प्रकार की बीमारी है? बहुत ज्यादा चर्चित है। अब ये है क्या? तो एक्चुअली में गिलियन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ तांत्रिक रोग है। तांत्रिक मतलब आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, वो खुद ही आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना उस पर हमला करने लगता है। अब आप पूछोगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो ये एक नेटवर्क है आपकी नर्व्स का, जो आपके ब्रेन के बाहर होते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, जो कि आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, पेन को कंट्रोल करते हैं, सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बाहर की सभी नसों का नेटवर्क कहलाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको ये आपका अटैक कर रहा है, तो ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपको पता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो इटसेल्फ डैमेज कर रहा है, तो इसको आप ऑटो इम्यून डिजीज कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें बन जाती हैं भाई। तैयार रहेगा ऐसे, अगर सवाल आपसे कल को पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रीटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट, अ न्यू hedgehog species branded hedgehog has been discovered in which state और यूटी? हाल ही में खोजी गई नई हैजहॉग प्रजाति बर्न्स हैजगोस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पाई गई है? तो पहले तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई गई है। अब इसकी जो डिस्कवरी है, ये न्यू स्पीशी है इसका, और पहली बार इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको पाया गया है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये जो आइडेंटिफाई किया गया, ये कैसे करा गया? तो डीएनए एनालिसिस करा गया, और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज इसके ऊपर हुई। मॉर्फोलॉजी मतलब जो शरीर की बनावट का जो अध्ययन होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उससे ये पता लगाया गया कि भाई ये इस तरीके से आपका मिला है यहाँ पर।
ठीक है। नेक्स्ट है C2S प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? पहली चीज आप मुझसे यही पूछोगे कि ये जो C2S प्रोग्राम है ये क्या है, तो ये आप ऐसे मान लीजिएगा कि ऐसा प्रोग्राम जो कि अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के रूप में, यानी कि कई योजना के समेटे हुए एक बड़ी योजना, और इसको लॉन्च करा गया था 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। उद्देश्य यही था कि भाई हम लगभग 85,000 से ज्यादा इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करेंगे, लगभग 25 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेंगे, 10 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को इनेबल करेंगे। तो इन उद्देश्य से इसको लॉन्च करा गया था, और फाइनेंशियल आउटले लगभग 25, मतलब 250 करोड़ इसके अंदर लगाया गया, जिसमें 5 साल का इसमें समय दिया गया था। ठीक है। अब इसमें यही है कि जो आपके कॉमन हाईटेक लैब्स होती है ना, उसको इसमें एक्सेस प्रोवाइड करा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन जो टूल्स होते हैं, जो कि चिप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें इसको हेल्प करी जाएगी। तो ये आपका इसका हो गया मेटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लॉन्च कब करा गया था इसको? 2022 में। इंडियन कोस्ट गार्ड संकल्प वॉज इंडिजिनसली बिल्ट बाय विच शिपयार्ड, भारतीय तटरक्षक जहाज संकल्प का निर्माण स्वदेशी रूप से किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया? अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि ये जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संकल्प है, इसने अपना 5th एडवांस्ड ऑफशोर जो पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड को, वो सबमिट किया है, और इसको कमीशन करा गया था 2008 के अंदर। इसने इसको बिल्ड करा है, तो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ना, उसके द्वारा इसको विकसित करा गया। न्यूज में इसलिए था कि रिसेंटली इसने मॉरिशियस के पोर्ट लुइस को विजिट किया, जहां पर जो उनका ओवरसीज डेवलपमेंट है इंडियन ओशन रीजन्स के अंदर, वहां पर ये अपना विजिट करने गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1978 के अंदर हुई थी। ये भी याद रखिएगा लगे हाथों, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। बोर टाइगर रिजर्व की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य के अंदर है। अब ये अलग अलग टाइगर रिजर्व और इस तरीके के जो लोकेशंस होते हैं वो हमसे पूछ ले जाते हैं, क्योंकि चर्चा में होता है। तो लोकेशन इसकी आपको महाराष्ट्र याद रखनी है, पहले तो ये आपको याद रखना है। और इसका एरिया नहीं हमारे लिए जानने की जरूरत है, लेकिन ये छोटा टाइगर रिजर्व है। इसमें बोर डैम का भी थोड़ा सा ड्रेनेज आता है। रिसेंट में इसलिए था कि 2 नए सफारी गेट्स को यहाँ पर इनैगुरेट किया गया। सफारी गेट्स इनैगुरेट हुए, इसलिए ये आपका चर्चा में था। ठीक है। नेक्स्ट है अ न्यू स्पीशी ऑफ जिंजर नेम पाराकाम्पीफेरिया एल्बा हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? पाराकैम्पीफेरिया एल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य के अंदर खोजी गई? तो पहले तो कल को ये पूछ लेंगे कि हाल ही में आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अदरक की प्रजाति मिली है, नाम क्या है? तो उसका नाम याद रखिएगा, पाराकैम्पीफेरा एल्बा। तो एक नई स्पीशी है जिंजर की, जिसको डिस्कवर करा गया है अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग वैली है, यहाँ से इसको डिस्कवर करा गया है। और अदरक की नई प्रजाति, जब कभी भी इस तरीके की कोई नई प्रजाति चर्चा में रहती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ से ये आता है, बट उतना डेप्थ में हमें जानने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट है वधावन पोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, बताइए कि इसकी जो लोकेशन है वो कौन से राज्य के अंदर है? वधावन पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हाल ही में समाचारों में रहा, कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? पहली चीज आप मुझसे यही पूछेंगे कि ये वधावन पोर्ट है क्या? तो ये एक प्रपोज्ड ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है आपके महाराष्ट्र के पालघर में, लगभग मुंबई से 140 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है। तो आपका ये उत्तर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका महाराष्ट्र। तो ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ग्रीनफील्ड पोर्ट है ये, मतलब एक नई साइट पर इसको बनाया गया है, नई जगह पर बनाया गया एक बंदरगाह है, तो इसलिए इसको ग्रीनफील्ड पोर्ट कह रहे हैं। डीप ड्राफ्ट पोर्ट भी कह रहे हैं, मतलब बड़े जहाजों के लिए जो गहराई वाले बंदरगाह होते हैं उसके रूप में इसको डेवलप करा जा रहा है। तो इस पोर्ट के अंदर जो इसकी नेचुरल डेप्थ है ना, वो लगभग 20 मीटर की है, जो कि इसको एक नेचुरल एडवांटेज देता है लार्ज कंटेनर शिप्स ताकि यहाँ पर आ सकें, जो बल्क में कार्गो शिप्स हैं वो यहाँ पर आ सकें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। न्यूज में इसलिए ये कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर ना आंदोलन करा कि भाई देखो इससे ना पर्यावरण की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इसलिए चर्चा में था।
नेक्स्ट है टाइप 096 टांग क्लास सबमरीन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी किस देश के द्वारा विकसित करी गई। अब कोई भी देश किसी भी प्रकार की सबमरीन को अगर डेवलप करेगा तो चर्चा में रहेगी। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको डेवलप करा है चाइना के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। शिप, सबमरीन, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपने साथ रखता है। तो स्ट्रैटेजिक जो न्यूक्लियर डेटरेंस होते हैं ना, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। चर्चा में था, चाइना के द्वारा डेवलप्ड है। Which state has India's largest population of saltwater crocodile in natural habitat? प्राकृतिक आवास में खारे पानी के मगरमच्छों की भारत में सबसे बड़ी जो आबादी है, वो बताइए कौन से राज्य के अंदर है। तो अभी शुरुआत में मैंने एक सवाल भी कराया था आपसे। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को लेकर एक मैंने आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था। बताइए इसकी लोकेशन क्या है। तो फिलहाल ये दूसरा सवाल है। वैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिविंग आपके रेप्टाइल्स होता है। ठीक है, इसको इंडो पैसिफिक क्रोकोडाइल्स भी कहा जाता है। अब ये सॉल्ट वाटर के अंदर भी रहते हैं और इवन जो आपका खारे पानी होता है ना, वहां पर भी रहते हैं, नदियों में भी रहते हैं। तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पर पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये आपका लार्जेस्ट अगर पॉपुलेशन पूछा जाए, उड़ीसा याद रखना है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी पाए जाते हैं वैसे। नेक्स्ट है आईएनएस सुदर्शनी वॉज बिल्ट बाई विच शिपयार्ड। आईएनएस सुदर्शनी को किस शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, वो हमसे इन्होंने पूछा है। पहले आईएनएस सुदर्शनी पर हम बातें कर लेते हैं। यह भारतीय नौसेना का एक पाल प्रशिक्षण जहाज है, यानी कि सेल ट्रेनिंग शिप है, और जिसको कंस्ट्रक्ट कराया गया है गोया शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेवल बेस इसका कोची केरला, मतलब साउदर्न जो नेवल कमांड है उसके अंतर्गत ये आएगा। अब इसको कमीशन करा गया था 2012 के अंदर। ठीक है, पर्पस इसका यही है कि जो सेलर्स हैं उनको ट्रेन करा जाए, उनके सर्वाइव और इंडिपेंडेंटली अगर वो सी में जाते हैं तो उसको करा जाए। रफ वेदर को कैसे हैंडल करना है उसमें ही मदद करेगा। तो कई सारी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट एक नदी जिसका नाम है सोपर्णिका रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि ये कौन से राज्य के अंदर है। सोपर्णिका रिवर कई सारे नामों से जाना जाता है। इसको आप सौपर्णिका भी कहते हैं। और ये आपका मतलब एक तरीके से वेस्ट फ्लो होने वाली रिवर है जिसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, कर्नाटक राज्य में। तो ये आपका चर्चा में थी क्यों, क्योंकि जो एनजीटी है ना, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल है, उन्होंने उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को डायरेक्शन दिए कि भाई जो कर्नाटका वाटर अर्बन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज बोर्ड है ना, कि भाई आप अपना एक एक्शन प्लान हमें सबमिट करो, सो दैट के जो वाटर फ्लो है रिवर के अंदर वेस्ट वाटर का, उसको कम करा जा सके। उसको कैसे आप स्टॉप कर रहे हैं। तो एनजीटी के इस डिसीजन को लेकर ये आपकी कर्नाटक की निदर नदी सोपर्णिका नदी चर्चा में थी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग ये पूछ रहे हैं। पहली चीज ये होती क्या है, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एशियाई देशों की जो उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा है ना, उसको मापने का काम करता है। और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो इसमें रही है 11 में से छठे नंबर पर इस आपके इंडेक्स के अंदर। तो जो कि बताता है कि भाई जरूरत है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको स्ट्रेंथन करने की। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलीज है जो कि पूछा जाता है कि भाई इसमें रैंकिंग कौन सी चल रही है। Which city has been ranked the worst safest city for the 10th consecutive year according to 2026 Numbeo Global Safety Index। 2026 नम्बेओ ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर इन चार विकल्प में से बताइए कौन रहा। तो अबू धाबी इसमें आपको रैंक 1 पर नजर आएगा, लगातार 10वीं बार 2017 से लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। इसकी जो रैंकिंग अथॉरिटी है वो कौन है, वो इन्होंने जो आपको यहाँ पर नंबे दिया हुआ है, ये एक ग्लोबल डेटा बेस के आधार पर कि भाई वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वहां पर सेफ्टी इंडेक्स कैसे हैं, उन सभी पर आपका रैंकिंग करता है। अब आखिरकार क्यों है भाई अभी हुए पहले नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इमेज जो अबू धाबी की है ना, उसको एक टॉप डेस्टिनेशन के लिए, ये आपका रहने के लिए, काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपका बताता है। तो ये बड़ी चीज है। ठीक है, इसकी कैपिटल है ये यूएई की कैपिटल है ना, तो ये भी याद रखना है, ऐसी बातें भी याद रखना है। करेंसी कौन सी है इनकी, इनकी करेंसी है
दिरहम। ओके, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। माउंट एसो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, बताइए कि ये कौन से कंट्री के अंदर है? माउंट आसू हाल ही में समाचारों में रहा, बताइए कि कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? माउंट आसू जापान के कुमामाटा प्रांत में आपका लोकेटेड है, तो ये आपका जापान में आपका लोकेटेड हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चर्चा में इसलिए था क्योंकि एक मेजर सर्च ऑपरेशन को लॉन्च करा गया जब एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर मिसिंग हो गया नियर माउंट एसो, तो ये आपका इसलिए चर्चा में आ जाएगा। इन इंडिया द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अवार्ड इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय पुरस्कार किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? अब ये जो एपीओ नेशनल अवार्ड है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसको एपीओ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा गठित करा जाता है, और इसको जो एडमिनिस्टर करा जाता है ना, वो एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्टर करा जाता है। अब ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भाग है। तो यही हमसे इन्होंने यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट है, एक आइलैंड का नाम दिया है, क्या नाम है इसका? मूना आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, बताइए ये कौन से कंट्री के अंदर है भाई? मूना आइलैंड जो हाल ही में समाचारों में यहाँ कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो हुआ क्या ना, रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट मूना आइलैंड पर, जो कि एक पेंटेड ह्यूमन हेड आउटलाइन है, जो कि लगभग 67,800 साल पुराना बताया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मूना द्वीप पर अब तक की सबसे पुरानी शैल कला का एक खोज है, तो इसलिए चर्चा में है। तो लोकेशन इसकी इंडोनेशिया रहेगी भाई, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? जकार्ता ना, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड अंडर विच कैंपेन, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है किस अभियान के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था? तो हुआ क्या ना, जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान के अंतर्गत शुरू करी गई थी। तो अब ये जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना है ना, इसको लेकर पूछूंगा मैं आपसे कि ये क्या है? तो इस ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है छोटी बच्चियों के लिए, यानी कि बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट लगभग 8.2% सालाना ये दे रहे हैं। लो रिस्क स्कीम है, गवर्नमेंट गारंटी करती है इसमें मूलधन इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चर्चा में था, किसके अंतर्गत आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसको लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट अभी, लंबाडा समुदाय जो हाल ही में समाचारों में रहा, मुख्यतः किन भारतीय राज्यों में पाया जाता है? लंबाडा कम्युनिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ना री एग्जामिन कर रहा है जो एसटी स्टेटस यानी कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है आपकी इस कम्युनिटी का, जो कि तेलंगाना के अंदर है, उसको लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में लंबाडा समुदाय की जो अनुसूचित जनजाति की स्थिति है उसकी पुनर्समीक्षा की है। अब आप पूछेंगे कि ये हैं कौन? इनको कई सारे नामों से जाना जाता है, इनको सुगालीज के नाम से भी जाना जाता है, इनको बंजारास भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये एक रिकॉग्नाइज्ड एसटी है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है, जो कि मुख्यतः आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, 2025 के लिए शांति निरस निरशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए इन चार विकल्प में से किसे चुना गया है? तो यहाँ पर आपको ग्रासा माशेल को याद रखना है भाई। ठीक है, अभी अवार्ड इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 इसको दिया गया, वो मैंने आपको बता दिया। ये एक मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, तो इनको इनकी एजुकेशन के लेकर, हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेकर, इनके ह्यूमैनिटेरियन एक्शन को लेकर ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को लेकर मनाया जाता है और इसको कौन सी मिनिस्ट्री 2026 वाले जो दिवस है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और 23 से 25 जनवरी 2026 में इसको मनाया जाएगा, और जो कि इस बार इनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी होगी नेताजी की। यूथ को इंस्पायर करना, नेताजी के जो आइडियाज थे उनको लेकर, करेज कैसे लाएं, यूनिटी कैसे हम रखें, देशभक्ति कैसे होनी चाहिए। तो ये 1897 में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को हम नेताजी की बात कर रहे हैं। आईएनए के फाउंडर हैं ये, यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके फाउंडर हैं, और इनके द्वारा ही स्लोगन दिया गया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भाई ये था हमारे जनवरी 26 के वीक नंबर 4 के वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन। थोड़े से डेप्थ वाले सवाल थे आज, बट एनीवेज डिस्कशन हमारा ज़रूर रहता है, और ऐसे ही मेरे ना डेली करंट अफेयर की क्विज भी आप लोग लगाया करो। वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, दोनों में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। जो ये वीकली करंट अफेयर्स हैं ये में बहुत ही अच्छे और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होता है। बाकी जो डेली बेसिस पर आपको 10-12 सवाल मैं देता हूँ वो आपके मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। उसमें मतलब हर तरीके के सवाल हैं, डेप्थ वाले भी, और जो बेसिक सवाल आजकल न्यूज़ में बनते हैं वो भी मैं करा रहा हूँ। तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इसी ऐप के वीकली करंट अफेयर वाले कोर्स में, और डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी आप लोग लगा सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, उसमें आपकी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई हैं। तो इसमें इतना ही रखता है।